Assalamu alaikum. Today's topic of our lecture is penicillins. तो ये जो लेक्चर है ये हमारे प्रीवियस लेक्चर जो एंटीबायोटिक का चल रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में है। बेसिकली एंटीबायोटिक के लेक्चर में जो हम देख रहे थे वो हम देख रहे थे पेनिसिलिन्स को, ठीक है। तो पेनिसिलिन्स के अंदर हम बात कर चुके थे एसिड सेंसिटिविटी की, कि क्यों पेनिसिलिन्स जो है वो स्टमक में जो हमारे एसिड मौजूद होता है उससे सेंसिटिव होती हैं, और उसके हमने सॉल्यूशन की बात करी थी कि किस तरह से हम उसकी एसिड सेंसिटिविटी को ओवरकम करवा सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड प्रॉब्लम विच इज़ द सेंसिटिविटी टू बीटा लैक्टिमेजेस, कि किस वजह से जो है वो पेनिसिलिन्स जो है वो सेंसिटिव होती हैं बीटा लैक्टिमेजेस से। बीटा लैक्टिमेजेस बेसिकली आर द एंजाइम्स जो कि पेनिसिलिन के ऊपर अटैक करते हैं और पेनिसिलिन के अंदर जो मौजूद होता है बीटा लैक्टम रिंग उसको डिग्रेड करवा देते हैं। उसके डिग्रेडेशन के नतीजे में जो पेनिसिलिन्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। सो बीटा lactamases cause the opening of the beta lactam ring or degradation will takes place resulting in the inactive molecule। अब पेनिसिलिन्स जब इनएक्टिव हो जाएंगी तो मीन्स कि वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं दे सकेंगी। So the enzymes produced by penicillin resistant bacteria catalyzes the reaction resulting in the ring opening and deactivation of the penicillins। अब ये एंजाइम जो बीटा लैक्टिमेजेस जो पेनिसिलिन्स पे अटैक करता है ये कौन बनाता है? बेसिकली ये वो बैक्टीरिया बनाता है जो कि पेनिसिलिन से रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट टाइम ये कब जो है वो रिकग्नाइज्ड हुआ था कि पेनिसिलिन्स जो है वो सेंसिटिविटी कॉज करती हैं अगेंस्ट द बीटा लैक्टमेजेस, ओके। सो इन 1960 वाज अ क्रिटिकल ईयर in which 80% of all SORIAS infections in hospitals were due to the virulent penicillin resistance strains, ठीक है। तो 1960 में ऐसा हुआ था कि 80% जो हैं वो पेशेंट्स हॉस्पिटल में जो एडमिट थे उनको क्या था, एसोरियस इन्फेक्शन था। अब उनको जब पेनिसिलिन्स दी गई तो पेनिसिलिन्स उस पर वर्क नहीं कर रही थी। अब जब पता चला कि क्यों वर्क नहीं कर रही तो उसका रीज़न था कि पेनिसिलिन्स जो हैं वो फॉर्म कर रही हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स को, ठीक है। उसकी वजह से एक तो पेनिसिलिन्स भी वर्क नहीं कर रही थी और जो दूसरी अदर अवेलेबल एंटीबायोटिक्स थी ये भी वर्क नहीं कर रही। सो ये जो है वो रीज़न बना इज़ द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? Now, to overcome the problem, bulky groups at the side chain is introduced which act like a shield and prevent binding of the lactamase enzyme। अब ये बल्कि ग्रुप्स पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में ऐड करवाए गए, ठीक है। जिसने क्या किया, पेनिसिलिन्स को, ये फॉर एग्जांपल ये पेनिसिलिन है हमारे पास, इसको एक शील्ड प्रोवाइड कर दी, प्रोटेक्शन शील्ड, जिसकी वजह से जो बीटा लैक्टिमेज जो एंजाइम था वो इस पर अटैक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। बेसिकली जो बल्कि ग्रुप्स हो ये हमें कंसिडर करना है कि इस तरह के ग्रुप्स हो, नॉट सो द लार्ज ग्रुप, बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए। इफ़ फॉर एग्जांपल अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे बल्कि ग्रुप्स तो इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में ये होगा कि जो हमारे पास बीटा लैक्टिमेज के अलावा जो दूसरे एंजाइम्स हैं जो कि पेनिसिलिन्स की मेटाबॉलिज्म वगैरह में हेल्प करवाएंगे तो वो उस पर भी अफेक्ट करेंगे बल्कि ग्रुप्स, उन एंजाइम्स को भी जो है वो इंटरफेयर करेंगे उनके साथ। इसी वजह से हमें ज़्यादा लार्ज बल्कि ग्रुप्स इसमें अटैच नहीं करने, ठीक है। सो ये जो हम इसमें बल्कि ग्रुप अटैच करेंगे जिसकी वजह से पेनिसिलिन्स को जो है वो एक शील्ड प्रोवाइड होगी। इस इफ़ेक्ट को जो है वो हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं शील्ड इफ़ेक्ट और स्टीयरिक हिंड्रेंस, ठीक है। यानी ये जो शील्ड बनेगी ये जो है स्टीयरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगी पेनिसिलिन्स को ताकि उस पर बीटा लैक्टिमेज अटैक ना कर पाएँ। अब वो कौन कौन से क्या कहते हैं हमारे पास मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें हम स्टीयरिक ग्रुप्स या बल्कि ग्रुप्स ऐड करवा रहे हैं वो हम आगे अपने लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की जो कि पेनिसिलिन्स फेस करती हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज़ द नैरो स्पेक्ट्रम। अब पेनिसिलिन्स की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन V एंड G वर्क एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव, अभी ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट तो वर्क करती हैं, वाइल दे आर द इनएक्टिव इन द मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव, मगर ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट वर्क नहीं करती।
और दिस पेनिसिलिन शो नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्टिविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पेनिसिलिन्स का क्या है, पेनिसिलिन बी एंड पेनिसिलिन जी दोनों का स्पेक्ट्रम जो है वो नैरो है, यानी ये सिर्फ एक के अगेंस्ट काम कर रही हैं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, मगर नेगेटिव के अगेंस्ट नहीं कर रही। मीन्स इनका स्पेक्ट्रम इज़ नैरो स्पेक्ट्रम। द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब नैरो स्पेक्ट्रम होने का रीज़न क्या है, क्यों ये ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ वर्क नहीं कर रही? क्योंकि जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हैव अ कोटिंग ऑन द आउटसाइड कंसिस्टिंग ऑफ फैट्स, शुगर्स एंड प्रोटीन्स विच एक्ट एज बैरियर। अब होता यह है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। अब वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? बिकॉज उसके अंदर शुगर, फैट्स और अदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसकी सेल वॉल में, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन्स होती है उसकी सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पाती। अब ये एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारी जो पेनिसिलिन्स हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम की हैं, पॉजिटिव के अगेंस्ट काम कर रही हैं मगर नेगेटिव के अगेंस्ट काम नहीं कर रही। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन ऑफ अ हाइड्रोफिलिक ग्रुप। अब आपको याद रखना है कि क्या प्रॉब्लम थी और किसमें हमने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है। बीटा लैक्टिमेजेस से सेंसिटिविटी थी तो हमने बल्कि ग्रुप्स ऐड करवाए थे। अब नैरो स्पेक्ट्रम है तो हम क्या ऐड करवा रहे हैं, हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स ऐड करवा रहे हैं, जैसे NH2OH COOH इस तरह से ना। टू द कार्बन एट दिस दैट इज़ अल्फ़ा टू द कार्बोनाइल ग्रुप। तो उस कार्बन के अंदर हमें ऐड करवाना है जो कि पेनिसिलिन में मौजूद कार्बोनाइल ग्रुप है उसके अल्फ़ा पोजीशन पे हो। ऑन द साइड चेन विल इन्हेंस द एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम इस तरह का कोई ग्रुप पेनिसिलिन्स की साइड चेन में ऐड करवा देते हैं कार्बन पे जो कि बिल्कुल अल्फ़ा पोजीशन पे हो कार्बोनाइल ग्रुप की, तो उसकी वजह से जो पेनिसिलिन्स ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ वर्क नहीं कर रही थी अब वो ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ वर्क करना शुरू होंगी। दिस हाइड्रोफिलिक ग्रुप हैव लिटिल इफेक्ट्स ऑन द ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी दैट में cause a reduction of activity, hence the broad spectrum antibiotics। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो पेनिसिलिन्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी बन सकती हैं या बनाई जा चुकी हैं। सो then two classes emerge as the broad spectrum antibiotics, both having an alpha hydrophilic group, but in one hydrophilic group is एम्पिसिलिन्स और एमोक्सिसिलिन्स। अब इस तरह के हमारे पास दो क्लासेस पाई जाती हैं जिसके अंदर जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, जिसकी हमने बात करी ना पीछे के पेनिसिलिन्स के अंदर आप हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऐड करवा दें तो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी पेनिसिलिन, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी पेनिसिलिन्स वर्क करना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास दो क्लासेस हैं। एक वो क्लास जिसमें अमाइनो ग्रुप्स मौजूद हैं जिसमें एम्पिसिलिन्स और एमोक्सिसिलिन्स हमारे पास एज ए एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो दूसरी क्लास है हमारे पास जिसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप है वो है इज़ एन एसिड ग्रुप। ठीक है, जिसमें हमारे पास है कार्बेनिसिलिन्स। ठीक है, अब एम्पिसिलिन्स जो हमने ऊपर बात करी फर्स्ट क्लास की, एम्पिसिलिन्स इज़ द सेकंड मोस्ट यूज्ड पेनिसिलिन्स इन द मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली पेनिसिलिन हमारे पास है उसका नाम है एम्पिसिलिन। Amoxicillin differs only having a phenolic group. Other it has similar properties to the ampicillin but is better absorbed. अब एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन्स में क्या फ़र्क है? एमोक्सिसिलिन्स में क्या है, फिनोलिक ग्रुप है। ठीक है, बाकी और प्रॉपर्टीज़ एम्पिसिलिन जैसी हैं मगर क्या है, एमोक्सिसिलिन की एब्जॉर्प्शन जो है वो एम्पिसिलिन से ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, both of these penicillins are active against gram positive and gram negative bacteria which do not produce penicillinase। ठीक है, तो ये दोनों चाहे आप एम्पिसिलिन की बात करें या एमोक्सिसिलिन की बात करें दोनों जो है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं। ठीक है, विच डू नॉट प्रोड्यूस पेनिसिलिनेज। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो पेनिसिलिनेज ना बनाते हो। अगर ये पेनिसिलिनेज यानी बीटा लैक्टिमेज, एक ही बात है ना, पेनिसिलिनेज बोलें या बीटा लैक्टिमेज बोलें। ठीक है, तो अगर ये बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करेंगे तो फिर ये दोनों एंटीबायोटिक्स भी उसके खिलाफ वर्क नहीं करेंगी। मींस के ये जो हमारे पास हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऐड करवा रहे हैं ये हमें सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है पेनिसिलिन्स के नैरो स्पेक्ट्रम होने पे।
ठीक है, ये हमें उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा कि वो बीटा लैक्टिमेज से सेंसिटिव है। अभी भी वो बीटा लैक्टिमेज से सेंसिटिव ही हैं पेनिसिलिन इस केस में, बट नैरो स्पेक्ट्रम नहीं है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ वर्क करती हैं। They are acid resistance because of the NH2 group, therefore are orally active। ठीक है, अब ये ऐसे जो पेनिसिलिन की एक प्रॉब्लम थी वो थी एसिड सेंसिटिविटी, कि स्टमक जब आप ओरली इसको ले रहे थे तो स्टमक में जाने के बाद पेनिसिलिन डिग्रेड हो रही थी। तो एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन ऐसी पेनिसिलिन हैं हमारे पास जो कि एसिड सेंसिटिविटी जिनके अंदर नहीं है, यानी ये रेजिस्ट करती हैं एसिड से, और ये ओरली आराम से ली जा सकती हैं, ओरली एक्टिव है। देन यहाँ पे आपके पास कार्बेंसिसिलिन्स, कार्फिसिलिन्स, एम्पिसिलिन्स और एमोक्सिसिलिन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। देन हमारे पास जो सेकेंड हमारा जो हमारे पास फर्स्ट हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम? फर्स्ट हमने बात करी थी बीटा लैक्टिमेज से सेंसिटिविटी। उसमें हमने बोला था कि आप बल्कि ग्रुप्स ऐड करवा देंगे तो पेनिसिलिन के अंदर जो प्रॉब्लम है कि वो बीटा लैक्टिमेज से सेंसिटिव है, तो अब वो बीटा लैक्टिमेज से सेंसिटिव नहीं होंगी। द बल्की ग्रुप शुड नॉट बी टू लार्ज, अदरवाइज दे विल ऑल्सो ब्लॉक द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि हमें जो पेनिसिलिन में ऐड करवाने बल्कि ग्रुप्स वो इतने ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि वो दूसरे एंजाइम्स को इंटरफेयर करें। इसके अलावा इट वुड बी लार्ज इनफ टूवर्ड्स बीटा लैक्टिमेज, मगर इतने लार्ज होना चाहिए कि बीटा लैक्टिमेज को अफेक्ट करें, बट स्मॉल इनफ टू अलाउ द पेनिसिलिन टू रिएक्ट विद बैक्टीरिया सेल वॉल एंजाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है ये हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, सेंसिटिविटी टू बीटा लैक्टिमेजेस। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कौन सी एग्जांपल है जिसमें हमने बल्कि ग्रुप्स ऐड करवाए हुए हैं? तो हमारे पास एग्जांपल है मेथिसिलिन्स की। मेथिसिलिन्स वाज द फर्स्ट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स विच इज़ नॉट अफेक्ट बाय द बीटा लैक्टिमेजेस एंड पेनिसिलिनेजेस एंजाइम। ठीक है, तो मेथिसिलिन हमारे पास ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि सेंसिटिव नहीं है बीटा लैक्टिमेज एंजाइम से। इन मेथिसिलिन्स 2 डाई-ऑर्थोमिथॉक्सी ग्रुप्स आर इंट्रोड्यूस ऑन द एरोमेटिक रिंग। क्यों अब ये सेंसिटिव नहीं है इनके खिलाफ? इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? 2 डाई-ऑर्थोमिथॉक्सी ग्रुप, दो मिथॉक्सी ग्रुप मौजूद है। कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, are introduced on the aromatic ring. Methicillin is not an ideal drug because it is acid sensitive। ठीक है, अब मेथिसिलिन हम इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एसिड से सेंसिटिविटी रखती है। ठीक है, ये ओरली हम नहीं दे सकेंगे पेशेंट्स को। दिस प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ 5 मेंबर्ड heterocyclic ring which act as a steric shield and also withdraws electron। अब ये मसला हल करने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड करवा सकते हैं? 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो कि एक्ट करेगी एज अ शील्ड, स्टेरिक शील्ड, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी विड्रॉ करने में हेल्प करेगी। ठीक है, सेंसिटिव टू पेनिसिलिनेज। ठीक है, इसके अलावा जो हम बातें कर रहे थे उसका अगर हम समरी निकालें तो पेनिसिलिन्स क्या थी? पेनिसिलिनेज के ख़िलाफ़ सेंसिटिविटी रखती थी, इनएक्टिव थी अगेंस्ट सीडोमोनास ओरिजिनेसा, कैन कॉज डायरिया ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है पेनिसिलिन्स के अंदर? द प्रॉब्लम ऑफ डायरिया कैन बी रिलीव्ड बाय द यूजिंग प्रो ड्रग्स सच एज द टॉल्क एम्पिसिलिन्स, बैक एम्पिसिलिन्स एंड पिव एम्पिसिलिन्स। तो अगर आप चाह रहे थे कि आप इन प्रॉब्लम से बच सकें तो आप क्या कर रहे थे कि आप यूज़ करवा रहे थे टॉल एम्पिसिलिन्स, बैक एम्पिसिलिन्स एंड पिव एम्पिसिलिन्स को बजाय नॉर्मल एम्पिसिलिन्स के। एक्सचेंजेस ईस्टर्स कंटेन अ सेकेंड ईस्टर ग्रुप एंड आर नॉन स्पेसिफिक टू ईस्ट्रेस एंड हैंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोड्रग। इसके अलावा प्रोड्रग बनाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? ईस्टर्स ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। वन प्रिपरेशन ऑगमेंटन विद कैल्विनोनिक एसिड इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू रिड्यूस द GI डिस्टर्बेंस। अब ये जो डिस्टर्बेंसेस GI ट्रैक की हमारे पास आ रही थी एम्पिसिलिन से, तो उसके लिए आप ऑगमेंटन, हमारे पास ऐसी प्रिपरेशन अवेलेबल है मार्केट में जिसके अंदर कैल्विनोनिक एसिड मौजूद है।
जो कि जीआई डिस्टर्बेंस को रिड्यूस करवाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास कैल्वेम्पिसिलिन्स कैल्विनोनिक एसिड का जो है वो स्ट्रक्चर्स है, पेवेम्पिसिलिन्स का है, और इसके अलावा मज़ीद अगर हम बात करें टू रिड्यूस द जीआई डिस्टर्बेंस डेरिवेटिव्स ऑफ एम्पिसिलिन्स सच एज पेप्रासिलिन्स एंड एजोसिलिन्स आर प्रिपेयर्ड विच आर टर्म एज द एसाइल यूरिडो डेरिवेटिव्स ऑफ एम्पिसिलिन्स। ठीक है, तो जीआई डिस्टर्बेंस ना करें एम्पिसिलिन्स, उससे बचने के लिए जो डेरिवेटिव्स बनाए जा रहे हैं वो ये हैं, वो कहलाते हैं एसाइल यूरिडो डेरिवेटिव्स ऑफ एम्पिसिलिन्स। ठीक है, एम्पिसिलिन्स कैन ऑल्सो बी यूज विथ प्रोबेनिसिड। ठीक है, प्रोबेनिसिड के साथ भी एम्पिसिलिन्स को यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द ड्यूरेशन बाय रिड्यूसिंग द एक्सक्रीशन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ताकि हम इसका जो एम्पिसिलिन्स का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ कर सके, तो हम उसको प्रोबेनिसिड के साथ यूज़ करवाते हैं। एमोक्सिसिलिन्स एंड एम्पिसिलिन्स आर टर्म्ड एज क्लास 1 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इनको क्लास 1 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। Carbanicillins have a carboxylic group, has an activity against a wide range of the gram-negative bacteria than ampicillins। ठीक है, तो कार्बेनिसिलिन जो हमारे पास हैं वो ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो कि ज़्यादा एक्टिविटी रखती हैं ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ एज़ कम्पेयर टू द एम्पिसिलिन्स। इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस टू मोस्ट पेनिसिलिनेजेस। ठीक है, तो इसके अलावा एम्पिसिलिन्स जो हैं वो पेनिसिलिनेजेस के रेजिस्ट भी करती हैं। ठीक है, ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट द सूडोमोनास ओरिजिनेसा। सूडोमोनास ओरिजिनेसा बेसिकली हमारे पास एक ऑपर्चुनिस्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये उसके ख़िलाफ़ भी काम करती हैं। कार्फेसिलिन्स इज़ अ प्रोड्रग ऑफ कार्बेनिसिलिन्स। ठीक है, कार्फेसिलिन जो है कार्बेनिसिलिन्स की एक प्रोड्रग है, यानी कार्फेसिलिन जो है वो आफ्टर मेटाबॉलिज्म कार्बेनिसिलिन्स में चेंज हो जाती है एंड हैज़ अ इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन। और कार्फेसिलिन एज अ प्रोड्रग देने का मकसद क्या है, हम क्यों दे रहे हैं प्रोड्रग इसकी, कार्फेसिलिन प्रोड्रग है कार्बेनिसिलिन की। ठीक है, अब हम कार्बेनिसिलिन को जो है एज अ प्रोड्रग क्यों यूज़ करवा रहे हैं कार्फेसिलिन की फॉर्म में, ताकि ये जीआई से आराम से एब्जॉर्ब हो सके। जो कि एक हमने प्रॉब्लम देखी थी ना पेनिसिलिन्स के अंदर कि वो एब्जॉर्प्शन में मसला है, उनका ग्राम नेगेटिव की वॉल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी जिसकी वजह से वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह की हम पेनिसिलिन्स के मसले से बचने के लिए हमने एज अ प्रोड्रग यूज़ करी कार्फेसिलिन ताकि सही से अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देन हमारे पास एजोसिलिन ये आगे आएंगी, उसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा क्या है, एलर्जेनिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन टू वेरियस पेनिसिलिन्स रेंजिंग फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन रैश टू द ड्रग फीवर एंड एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, तो पेनिसिलिन्स के जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो कितनी हद तक हैं। ठीक है, वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन के सिंपल रैश से लेके ड्रग फीवर एंड एनाफाइलेक्सिस तक जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें पेनिसिलिन्स के, विच इज़ अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इस टर्म एज द सेल वॉल इनहिबिटर। ठीक है, पेनिसिलिन्स बेसिकली हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं और इसको हम सेल वॉल इनहिबिटर भी कहते हैं कि ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करवा रही होती हैं। ठीक है, सेल वॉल इज़ द एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ heteropolymeric component of the cell wall. It is a spongy gel forming layer that provides rigid mechanical stability by its highly cross-linked lactase structure. अब जब पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होते हैं ना बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, वो उसकी सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा हुई भी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इसकी जो सेल वॉल है वो रिजिड हो जाती है, मजबूत हो जाती है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ कंपोज ऑफ द ग्लाइसिन चेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर क्या क्या है, ग्लाइसिन चेन है विच आर स्ट्रैंड्स ऑफ 2 ऑल्टरनेटिंग अमाइनो शुगर्स एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड दैट आर क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड चेन। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक क्या है हमारे पास अमाइनो शुगर्स एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन एंड द एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जो हैं हमारे पास ये आपस में जो है वो क्रॉस लिंक करवा रहे होते हैं, किसकी वजह से, पेप्टाइड चेन्स की वजह से।
बायोसिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, 3 स्टेप्स में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है वो बनती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यूरिडीन डाई फॉस्फेट यूडीपी एसिटाइल म्यूरामाइल पेंटापेप्टाइड, हमारे पास एक प्रिकर्सर है जिसमें जो है वो यूडीपी एसिटाइल ग्लूकोज अमीन आके ऐड होता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक पॉलीमर मिलता है, ठीक है, एक लॉन्ग पॉलीमर मिलता है। देन वो लॉन्ग पॉलीमर जो है उसके साथ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम उस पर रिएक्ट करता है और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इस जगह पे जो है हमारे पास इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। अच्छा, जब उसमें ट्रांसपेप्टाइडेज एक्ट करता है एंजाइम तो वो बनती है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ठीक है, जो कि क्रॉस लिंक पॉलीमर की वजह से बन रही होती है। अच्छा, द लास्ट स्टेप विच इज़ द थर्ड इन द पेप्टाइड सिंथेसिस इज़ इनहिबिटेड बाय द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये इस स्टेप पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आके जो है वो सेल वॉल को बनने नहीं देती बैक्टीरिया की। देयर आर 7 डिफरेंट फंक्शनल प्रोटीन्स नोन एज द PBP, ठीक है, तो हमारे पास टोटल 7 डिफरेंट फंक्शनल प्रोटीन्स हैं जो क्या कहलाते हैं, PBP पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ईच हैविंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेल वॉल बायोसिंथेसिस, ठीक है, तो 7 तरह के प्रोटीन्स हैं जो कि पेनिसिलिन्स की बायोसिंथेसिस, सेल वॉल की बायोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज़ द PBP1, उसका काम क्या होता है, इज़ द लीथल वन एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिसिस ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल की लिसिस करवा रहा होता है इसलिए सबसे ज़्यादा लीथल है। PBP2 क्या है, कैन फॉर्म ओवल शेप सेल सो द रिजिडिटी इज़ लॉस्ट, ये क्या करता है, PBP2 जो सेल होता है उसकी शेप ओवल कर देता है जिसकी वजह से वो अपनी रिजिडिटी सेल खो देता है। PBP3 की बात करें, फॉर्म्स एबनॉर्मल लॉन्ग फिलामेंट्स, तो ये क्या करवाता है, ये ऐसा हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि एबनॉर्मल लॉन्ग फिलामेंट्स फॉर्म करने लगता है ताकि जो हमारे पास सेल वॉल है वो प्रॉपर ना बन पाए। PBP4 और से लेके 6 तक जो है हमारे पास आर कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डी एलानीन टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो जो डी एलानीन जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बने हुए होते हैं सेल वॉल के अंदर, ये उसकी ब्रेकेज करवा रहा होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहा होता है। इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम्स आर नॉट लीथल टू द बैक्टीरिया, ठीक है, तो अगर हम PBP4 से 6 तक की बात करें तो अगर हम इन एंजाइम्स की इनहिबिशन करवा भी दें तो तब भी बैक्टीरिया के लिए इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि ये नुकसानदा है PBP1। इससे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की सेल वॉल की ही लिसिस हो रही है, तो इस अगर सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो फिर बैक्टीरिया किस तरह से ग्रोथ कर पाएगा। सो वेरियस बीटा लैक्टिमेज एंटीबायोटिक्स डिफर इन देयर एफिनिटीज़ फॉर PBPs, ठीक है, तो हर एंटीबायोटिक वेरी करती है अपने इफेक्ट से PBPs अंदाज होने के लिए। पेनिसिलिन G बाइंड्स प्रिफरेबली टू द PBP3, तो पेनिसिलिन जो है वो बाइंड करती हैं किस पे, PBP3 पे, यानी ये बाइंड करने के बाद एबनॉर्मल फिलामेंट्स फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स बाइंड विद अ हायर एफिनिटी टू PBP1A, ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो है सेफेलोस्पोरिन्स की वो बाइंड करती हैं PBP1 से, ठीक है, यानी ये सेल वॉल की लिसिस करवाती हैं। देन हमारे पास है एमडिनोसिलिन्स बाइंड्स ओनली PBP2, जो कि सिर्फ और सिर्फ PBP2 से बाइंड कर रही होती हैं, ठीक है। देन आगे नेफिसिलिन्स और जो मैंने एंटीबायोटिक्स की बात करी है, कैल्किसिलिन्स, मिजोसिलिन्स, कार्बिपिनम्स वगैरह, ठीक है, पिनम्स ग्रुप वगैरह, ये सब स्ट्रक्चर्स दिए मैं, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट in the next lecture. Till then, take care yourself and Allah Hafiz.